इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन आती है उसका नाम है वैदिक कल्चर। जब हड़प्पा सिटी और हड़प्पा कल्चर डिक्लाइन की, वो डिक्लाइन कब थी? अराउंड 1500 1500 बीसी के आसपास इनका डिक्लाइन। उसके इस डिक्लाइन के बाद जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन करता गया। और उसके बाद प्रवेश करते हैं इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस पर प्रवेश प्रवेश करते हैं जो एक अलग लैंग्वेज बोलते थे, उसको बोलते हैं संस्कृत। अब ये जो इंडो आर्यन का प्रवेश होता है, ये प्रवेश करते हैं कहां से? नॉर्थ वेस्ट रीजन से। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से प्रवेश करते हैं और वहां से प्रवेश करने के बाद वह नॉर्थ वेस्ट और इंडो ईरानियन रीजन से प्रवेश करते हैं। इनिशियली ये एक बहुत ही स्मॉल नंबर में आए। किससे आए? थ्रू पासेस, पासेस के थ्रू आए। कहां से आए? नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से आए। और वहां से आने के बाद ये कहां पे सेटल किए? नॉर्थ वेस्टर्न वैली। सेटल कहां किए? नॉर्थ वेस्टर्न वैली एंड पंजाब। नॉर्थ वेस्टर्न वैली और पंजाब में सेट किया। वहां से मूव कहां किए? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। वो मेनली क्या थे? वो कैटल कीपिंग पीपुल थे, जो लोग पशु रखते थे। ये लोग कैटल की कीपिंग पीपुल थे। और ये लोग आए किसमें थे? ये लोग पॉस्चर, चारागाह की तलाश में इंडिया में आए। क्योंकि आने का कारण क्या था? चारागाह की तलाश। 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इन्होंने इस क्षेत्र को ऑक्युपाई किया। होल नॉर्थ इंडिया को उन्होंने कंट्रोल किया। और इन्होंने जो ये लैंड था, इस लैंड को आर्यावर्त कहा जाता है। जो पीरियड है 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी, इसको बोलते हैं वैदिक एज। और 1500 बीसी से, सॉरी, 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसको बोलते हैं वैदिक एज। और 1000 बीसी से 600 बीसी को बोलते हैं लेटर वैदिक। तो आप पास तीन कालक्रम हो गए, 2500, 2500 टू 1500। ये इंडस वैली का कालक्रम हो गया। 1500 से 1000, 1500 से 1000, 1500 से 1000 हो गया वैदिक एज। एंड 1000 से 600 बीसी हो गया लेटर वैदिक एज। तो एक सवाल आपके प्रीलिम्स का क्या हो गया? क्रोनोलॉजी से बताइए, इंडस वैली, वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। ओरिजिनल होम्स आर्यंस का क्या था? इस बात में डिबेट लगातार चलता था। इसमें कई व्यू पॉइंट है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने ओरिजिन ऑफ द आर्यंस को आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स। उन्होंने आर्कटिक रीजन, जर्मनी, सेंट्रल एशिया एंड सदर्न रशिया, इसको उन्होंने क्या बोला? ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस को लेके एक डिबेट चलता है जिसमें चार रीजन की बात की जाती है। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्यंस आर्कटिक रीजन से आए हैं। उन्होंने किसको दिया? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधार पर बताया कि जो आर्यंस इंडिया में आए वो आर्कटिक रीजन से आए। लेकिन जो हिस्टोरियंस का एक पूरा समूह है, ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जो है, वो क्या मानते हैं कि ये सदर्न रशिया से आए।
तो जो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्टोरियंस, दे आर सेइंग दैट इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट दे केम फ्रॉम द सदर्न रशिया। अब यहां से जब वहां से रशिया से आर्य चले तो एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में मूव कर गए। वो इंडिया में इंटर करते हैं अराउंड 1500 बीसी, और वह इस बात से जाने गए कि दे आर द इंडो आर्यंस। वह इंडो आर्यन लैंग्वेज संस्कृत बोलते थे और यह उनकी भाषा थी। नाउ कम द सेकंड पार्ट, द वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर है क्या, वर्ड जो वैदिक कहा जाता है, वर्ड वेदा, जो शब्द है वेदा, ये कहां से डिराइव, इट इज डिराइव फ्रॉम विद, वेदा इज डिराइव, यह प्राप्त कहां से हुआ है, फ्रॉम विद। वेदा क्या की अवधारणा जो वेदा है, यह विद शब्द से है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ टू नो, ज्ञान प्राप्त करना, जानना। तो वेदा क्या सिग्निफाई करता है, वेदा सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज, उच्च स्तरीय ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। जो वेदा सिग्निफाई करता है, किसको करता है, ये सिग्निफाई करता है उत्कृष्ट ज्ञान या उच्च स्तरीय ज्ञान। दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो वेद है वह एक उच्च स्तरीय ज्ञान है। तो एक सवाल क्या हो गया कि वेद का मतलब क्या है, वेद की परिभाषा क्या है, वेद से तात्पर्य क्या है। अब अपने पास चार वेद है, फोर वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ये चार वेद। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद इट इज द अर्लीस्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, इट इज द अर्लीस्ट। अर्लीस्ट वेद इज द ऋग्वेद। इसमें क्या है, हाइम्स है 1028 हाइम्स, मूल ऋचाएं। इसमें 1028 ऋचाएं हैं। अब हाइम्स क्या है, ऋचाएं क्या है, they were sung in praise of various gods, विभिन्न ईश्वर की स्तुतियों में इसको गाया जाता था। यजुर क्या है, डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व, रूल्स टू बी ऑब्जर्व, रूल्स टू बी ऑब्जर्व, जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। यज्ञ के समय, बलि के समय जो रूल फॉलो किए जाने चाहिए, नियम फॉलो किए जाने चाहिए, उसका जिक्र कहां पे है, यजुर में। साम, ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ चैंटिंग, ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ चैंटिंग, ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। किसी भी शब्द को आगे पीछे करके आपका सवाल गलत कराया जा सकता है। जिस जो गायन की विधि है सेक्रीफाइस में, जो ट्यून है, उसको हम बोलते हैं, उसका जिक्र किसमें, सामने। तो उसको हम ये भी बोलते हैं बुक ऑफ चैंट्स एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। जो भारतीय संगीत की जो प्रारंभ है, जो हमारी भारतीय संगीत का आरंभ है, उसको यहां से देखा जा सकता है। अथर्ववेद क्या है, डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, कर्म कांडों का विवरण।
ये क्या हो गया, डिटेल्स ऑफ द चॉइस। अब एक सवाल प्रीलिम्स का क्या बन गया कि हमारे चार वेदों में क्या क्या लिखा है, या हमारे चार वेद किस लिए महत्वपूर्ण है। अब वेद के अलावा दूसरा क्या है, ब्राह्मण। ये सवाल आपके मेंस का भी हो गया। इफ यू सी द सिलेबस ऑफ द मेंस, अगर आप मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र देखें तो आपको दिखेगा उसमें सोर्सेस की बात कही गई। तो क्या हो गया, सोर्सेस हो गए आपके। अब वेद के अलावा दूसरा क्या, ब्राह्मण। दूसरा क्या, ब्राह्मण। पहला हो गया वेद, दूसरा हो गया ब्राह्मण। तो एक हुआ वेद और दूसरा हो गया ब्राह्मण। तीसरा क्या हुआ, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। अब उपनिषद के बाद क्या है, अरण्यक। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, और दो हमारी एपिक है, रामायण महाभारत। जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं। अब ब्राह्मण्स क्या है, व्हाट इज द ब्राह्मण्स। तो फर्स्ट सी व्हाट इज ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या, व्हाट इज ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स है वो मेनली है क्या, हमारे जो चार हो गए, हमारे चार वेद हो गए, वे ब्राह्मण्स, उपनिषद, अरण्यक, रामायण, महाभारत। आरण्यक जो हमारे आरण्यक हैं एंड एपिक्स महाभारत, ये सारे के सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ब्राह्मण्स क्या है, ये टीजेस, ये प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस सेरेमनी, प्रेयर्स, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस सेरेमनीज। ये प्रार्थना और जो बलि की जो सेरेमनीज है, जो अनुष्ठान है, तो ये ट्रीटीज है किसकी, प्रेयर्स, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइशियल सेरेमनीज। उपनिषद क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट। उपनिषद क्या है, उपनिषद फिलोसफिकल टेक्स्ट। उपनिषद क्या हो गए, ये हो गए फिलोसफिकल टेक्स्ट। जो क्या डील करती है, किस टॉपिक को डील करते हैं, सोल, आत्मा, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर। ये आत्मा की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ड की बात करते हैं, विश्व का कैसे उद्भव हुआ। फिर आत्मा सोल की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड की बात करते हैं, एंड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, जो हमारी प्रकृति की, जो हमारे प्रकृति के कई मिस्ट्रीज हैं, कई रहस्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये हमारे सोर्सेज हो गए, वैदिक लिटरेचर के सोर्सेज हो गए। तो ब्राह्मण्स क्या हो गए, प्रेयर एंड सेक्रीफाइस की बात करते हैं। एक उपनिषद क्या है, एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है, दर्शन की बात करते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ड की बात करते हैं, हमारे प्रकृति के रहस्यों की बात करते हैं। आरण्य का और बताते हैं फॉरेस्ट बुक्स, आरण्य, फॉरेस्ट बुक्स। जो आरण्यक है उनको बोलते हैं फॉरेस्ट बुक, जंगल की किताब। ये फॉरेस्ट बुक्स है। ये क्या बात करते हैं, दे डील मिस्टिज्म, राइट्स, रिचुअल्स, मिस्टिज्म। तो ये बात किसी कर रहे हैं, सेक्रीफाइस की, बलि की, रिचुअल्स, कर्म कांडों की, मिस्टिज्म, रहस्यों की। तो जो आखर है रामायण की वो वाल्मीकि है, महाभारत के वेद व्यास।
जो ऋग्वैदिक एज है, बात है ऋग्वैदिक एज, जो ऋग्वैदिक एज है, इस ऋग्वैदिक एज का टाइम क्या है? 1500 टू 1000 BC। जो ऋग्वैदिक पीरियड, जो ये पीरियड है, जो ऋग्वैदिक का पीरियड है, इस पीरियड में क्या खास बात है? ऋग्वैदिक पीरियड में मोस्टली ये कंफाइंड कर रहे थे इंडस रीजन में। ऋग्वैदिक पीरियड का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, भौगोलिक विस्तार है, वह इंडस रीजन तक का है। ऋग्वैदिक समय मोस्टली कंफाइन कर रहे थे इंडस रीजन में। तो जो ऋग्वेद है वो रिफर करता है सप्त सिंधु को। सप्त सिंधु, ऋग्वेद रिफर करता है सप्त सिंधु को, सप्त सिंधु की बात करता है। लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, 7 नदियों का क्षेत्र। ये इंक्लूड कौन करता है? वो इंक्लूड करता है 5 नदियों को। पंजाब, जो पंजाब की 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रवि, रावी, ब्यास, सतलज। इसके साथ दो और कौन सी है? इंडस एंड सरस्वती। अब देखिए सवाल कैसे बन गया। पंजाब की किन 5 नदियों का जिक्र ऋग्वेद में है? तो ऋग्वेद रेफर करता है सप्त सिंधु को। और द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, वो इंक्लूड करती हैं 5 रिवर्स पंजाब की, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसके साथ दो और नदियां कौन सी हैं? इंडस एंड सरस्वती। जो पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ है ऋग्वेद की, जो ऋग्वैदिक पीपुल की जो जो पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल लाइफ है, उसको हम उसको हम ट्रेस कर सकते हैं अपने ऋग्वेद की ऋचाओं से। इफ वी रीड द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा, वी कैन ट्रेस, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ है ऋग्वैदिक पीपल की किस तरह की है। दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऋग्वेद के समय के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो बेसिक यूनिट क्या थी? कुल। कुल वॉज द बेसिक यूनिट। जो हमारा कुल होता है, कुल वॉज द बेसिक यूनिट। कुल क्या है? एक परिवार का समूह कुल होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिक्स, फिर सवाल पहले उसका हो गया, what is the basic unit of the political organization of the ऋग्वैदिक people? ऋग्वैदिक लोगों के राजनीतिक संगठन का आधारभूत ढांचा, आधारभूत इकाई क्या थी? व्हाट इज आंसर? द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज द कुला और फैमिली। जो सेवरल फैमिलीज जब साथ में ज्वाइन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप, उन्होंने क्या फॉर्म किया? एक विलेज और ग्राम, गांव या विलेज को फॉर्म किया। और लीडर ऑफ द ग्राम को क्या बोलते थे? ग्रामनी। ग्रामनी, लीडर ऑफ द ग्राम इट इज कॉल्ड ग्रामनी। जो ग्राम का लीडर था उसको क्या कहा गया? इट हैज बीन कॉल्ड द ग्रामनी। क्लियर? और जो एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूट, जो एक लार्ज एरिया कॉन्स्टिट्यूट, विशु। विशु, दूसरा क्या है? विशु। जब एक जब एक लार्ज एरिया कॉन्स्टिट्यूट होता, वर्ड विशु, जब एक लार्ज एरिया कॉन्स्टिट्यूट होता था, जब एक ग्रुप ऑफ विलेज, जब एक ग्रुप ऑफ विलेज जब एक ग्रुप ऑफ विलेज जब एक ग्रुप ऑफ विलेज एक लार्ज एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करे, विशु। तो अगला सवाल क्या हो गया? व्हाट इज विशु? अगर एक ग्रुप ऑफ पीपुल एक लार्ज एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते थे? विशु। इसको कौन करता था? इसको करता था विषयपति। विषयपति, इसको बोलना विषयपति। जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी इसको क्या बोलते थे? जन और ट्राइब। इसके ऊपर क्या थी? जन। जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, जन या ट्राइब।
जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी, वहां पर सेवरल ट्राइब्स थे, सेवरल ट्राइबल किंगडम्स थे ऋग्वेद में। उसमें कौन कौन थे? भारत, भरतास, मत्स्य, यदुस एंड पुरुष। जो हेड ऑफ किंगडम हुआ करता था उसको बोलते थे राजा, और राजा या किंग, राजन या किंग। तो जो ऋग्वैदिक पॉलिटी थी, इट वॉज नॉर्मली मोनार्कल, ये राजशाही था। एंड द सक्सेशन वॉज हेरिडिटी, और जो राज्य का स्थानांतरण होता था यह आनुवंशिक आधार होता था। तो इट वॉज द ऋग्वैदिक पॉलिटी वॉज नॉर्मली मोनार्किकल एंड द सक्सेशन वॉज हेरिडिटरी। जो किंग है वो उसको असिस्ट करता था पुरोहित और प्रीस्ट। तो पुरोहित या प्रीस्ट एंड सेनानी, वो किंग को असिस्ट करता था। और सेनानी कौन होता था? कमांडर ऑफ द आर्मी। जो उसकी आर्मी का कमांडर था उसको बोलते सेनानी, जो उसके एडमिशन को देखता था। ये उस समय दो पॉपुलर बॉडीज थी, सभा एंड समिति। सभा एंड समिति, ये दो पॉपुलर बॉडीज हुआ करती थी। जो पहली थी सभा, ये पहली सभा। सभा क्या थी? यह एक काउंसिल थी एल्डर्स की। इट इज ए काउंसिल ऑफ एल्डर्स। सभा एल्डर्स की काउंसिल हुआ करती थी। और जो समिति थी, जनरल असेंबली ऑफ इंटायर पीपल। ये क्या थी? जनरल असेंबली ऑफ इंटायर। सभा और समिति पर सवाल बहुत आता है। तो जनरल असेंबली थी किसकी? ऑफ इंटायर पीपल। तो आपने अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहां स्टार्ट हो रहा है? कुल, विश्व, जन, राजा, किंग, और साथ में क्या थी? सभा और संघ। इज क्लियर? और एनी डाउट? अब हम देखते हैं इनकी सोशल लाइफ, इनका सामाजिक जीवन किस तरह था। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, ये पैट्रियार्कल थी, पितृसत्तात्मक। बेसिक यूनिट जो होता था सोसाइटी का, वो फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली को हम बोलते थे गृहपति। मोनोगामी वॉज जनरली प्रैक्टिस, ज्यादातर एक विवाह की प्रथा थी, लेकिन पॉलीगमी भी चलती थी, खास करके इसमें रॉयल एंड नोबल फैमिली। देखिए इसी को सवाल आप बना लीजिए। देखिए इसे समझिए, सीधे सेंटेंस अगेन। मोनोगामी वॉज जनरली प्रैक्टिस्ड while polygamy was prevalent among the royal and noble families. ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। देखा?
अब फिर मेरा सेंटेंस सुनिए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए। मोनोगोमी वॉज जनरली प्रैक्टिस्ड। एक विवाह प्रथा ही ज्यादातर चलन में थी। While polygamy was prevalent among the royal and noble families, बहु विवाह प्रथा भी चलती थी, विशेषकर राजसी और अमीर वर्गों। बढ़िया सवाल। अगर बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं सॉल्व हो जाएगा। जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो टुक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटेड ऑल मेजर सेरेमनीज। वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया जाता था, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी आदमियों की तरह। स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आदमी और औरतों को ले लिया। स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आदमी और औरतों को एक समान अवसर दिया जाता था। उस समय कई प्रसिद्ध वुमेन पोएट्स थी, अपाला, विश्वरा, घोषा, लोकमुद्रा। अपाला, ये सवाल शायद आया हुआ कभी। अपाला, विश्वरा, अपाला, विश्वरा, घोषा एंड लोपामुद्रा। ये क्या थी? ये वुमेन पोएट्स थी ऋग्वैदिक समय में। वुमेन कुड इवन जो महिलाएं थी, वुमेन कुड इवन अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज। जो असेंबलीज होती थी उसको महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज एंड प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एब्सेंट। उसमें सती प्रथा नहीं थी। बोथ मेन एंड वुमेन, वो कपड़ा कैसे पहनते थे? ऊपर का कपड़ा पहनते थे, नीचे का। जैसे आज के लड़के कहते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं, लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं, उसी तरह से आदमी और औरत दोनों ऊपर का कपड़ा पहनते थे और नीचे का पहनते थे। वो बनता था किससे? कॉटन से और वूल से। ए वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स वेर यूज्ड। आदमी और औरतों के द्वारा एक कई तरह के ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल होता था। बीड्स, परले, मिल्क, कर्ड, घी, इसका इस्तेमाल होता था। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उनके चीफ आर्टिस्ट थे। काऊ के मीट को खाना प्रोहिबिटेड था क्योंकि वह सेक्रेट एनिमल है, लेकिन कुछ अवसरों पर गाय के वध के भी दृष्टांत मिलते हैं। चैरियट रेसिंग, रथ दौड़, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक एंड डांस उनके फेवरेट पास टाइम थे। जो सोशल डिवीजन था, सोशल डिवीजन, जो सोशल डिवीजन था वो बहुत रिजिड नहीं था। सोशल डिवीजन वॉज नॉट रिजिड। ऋग्वैदिक के समय में सोशल डिवीजन रिजिड नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में ये हुआ। तो ऋग्वैदिक आर्यन जो थे वो पैस्टोरल पीपल थे। वो क्या थे? वो बंजारों की तरफ थे। वो एक जगह दूसरे घूमते थे। उनका मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रीडिंग। अच्छा सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस? कैटल रीडिंग, जानवरों को पालना रखना उनका मुख्य पेशा था, मुख्य व्यवसाय था। जो उनके वेल्थ का एस्टिमेशन था वह उनके कैटल से होता था, उनके जानवरों से होता था। When they permanently settled in the North India, तब उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को स्टार्ट किया। With the knowledge and use of iron, they were able to use and clean the jungle, forest, and bring more land for the cultivation. Carpentry बहुत इंपॉर्टेंट था। Carpentry was one another. Carpentry was another. uh, Carpentry was another very important aspect
जो कि बहुत फेमस था और बहुत प्रेवलेंट था। जो कारपेंट्री था बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था, और चूंकि कारपेंट्री से हल बनते थे, औजार बनते थे, इसलिए इसका सम्मान ज्यादा हुआ करता था। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उन्होंने जो फॉरेस्ट से वुड की अवेलेबिलिटी थी, इसने इस कारपेंट्री के बिजनेस को और प्रॉफिटेबल कर दिया। तो कारपेंटर्स क्या बनाते थे? वो चैरियट्स बनाते थे, रथ बनाते थे, हल बनाते थे, प्लाउज बनाते थे। वर्कर्स इन मेटल, जो वर्कर्स मेटल में काम कर रहे थे, उन्होंने वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स बनाए कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन से। स्पिनिंग, जो सिलाई कताई थी, स्पिनिंग वॉज अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। और कॉटन और वूलन जो फैब्रिक्स थे, उसको बनाया जाता था। गोल्ड स्मिथ, सुनार, वेर एक्टिव इन मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट बनाने में बहुत क्रियाशील थे। द पॉटर्स मेड वेरियस काइंड ऑफ विजल्स फॉर डोमेस्टिक यूज। जो पॉटर्स थे उस समय के, कुम्हार थे, उन्होंने बहुत तरह के आर्टिकल्स बनाए जो डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल किए गए। दूसरा, ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और रिवर्स क्या करती थी? रिवर्स ने एक माध्यम दिया ट्रांसपोर्टेशन का। और जो ट्रेड था वो किस आधार पर था? इट वॉज कंडक्टेड ऑन द बार्टर सिस्टम, विनिमय के आधार पे, एक सामान दो एक सामान लो। एट द लेटर टाइम्स, फिर बाद में गोल्ड एक निश आ गया, निश, ये भी सवाल आता है, निश। बाद में निश, गोल्ड कॉइन, निश का गोल्ड कॉइन। बाद में निश गोल्ड कॉइन आ गया। इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो निश है, यह गोल्ड कॉइन था, यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, एक विनिमय के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। रिलीजन, धर्म देखते हैं उनका पसंद। ऋग वैदिक जो आयरन्स थे, वो वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस का। अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, विंड, वायु, रेन, थंडर। उन्होंने इन नेचुरल फोर्सेस को गॉड के रूप में स्थापित कर दिया अपने मन मस्तिष्क में, और इनको वर्शिप करने। जो इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड कौन थे? पहला पृथ्वी, द अर्थ, अग्नि, द फायर, वायु, द विंड, वरुण, रेन, इंद्रा, थंडर। इंद्र जो था वह मोस्ट पॉपुलर था इन सब के बीच अर्ली वैदिक पीरियड में। इंद्र के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट था इंपॉर्टेंस में, वो अग्नि था। अग्नि क्यों था? वह एक इंटरमीडिएट के रूप में देखा जाता था बिटवीन गॉड एंड पीपल। जब आप आहुति देते हो, उसके अंदर कुछ आप डालते हो तो ईश्वर के पास पहुंचता है। तो वरुणा, तीसरा वरुणा, वरुणा को बारे में कहा जाता है, वरुणा, वरुण, वरुण है। वरुण को बोलते हैं अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो परंपरा नियम है, उसको अपहोल्ड करने का दायित्व किसके ऊपर है? वरुण के ऊपर है। फेमस गॉडेस भी थी, आदिति एंड उषा, आदिति एंड उषा। दो फेमस गॉडेस भी थी, आदिति एंड उषा। दो फेमस महिला, दो फेमस देवियां भी थी। उस समय का कोई टेंपल नहीं मिलता, कोई मूर्ति नहीं मिलती। देयर आर नो टेम्पल्स, नो आइडियल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। जो प्रेयर्स थे वो वेयर ऑफर्ड द गॉड्स
इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स। जो गॉड को प्रेयर्स दी जाती थी, इसलिए की जाती थी कि उससे ईश्वर उनको कुछ इनाम देगा, ईश्वर कुछ कुछ रिवॉर्ड, ईश्वर प्रसन्न होगा, तो प्रसन्न होके वह कुछ उनको देगा, कुछ उनको कुछ उनको इनाम देगा, कुछ उनको पारितोषिक देगा। तो घी, मिल्क एंड ग्रेन वेर गिवन एज ऑफरिंग। और जो एलोबरेट रिचुअल्स थे वेर फॉलोड ड्यूरिंग द वर्शिप, वर्शिप के समय में बड़े एलोबरेट वर्शिप करते रिचुअल फॉलो किए जाते थे। दूसरा अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट इज द लेटर वैदिक पीरियड। आर्यंस फर्दर मूव किए, किधर किए? टुवर्ड्स ईस्ट। वह उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, आर्य फर्दर मूव किए पूर्व की तरफ। क्योंकि आए थे वो नॉर्थ वेस्ट से, वह रशिया से आए थे, नॉर्थ वेस्ट की वैली में रहे, पंजाब में रहे। जब वो लेटर वैदिक पीरियड समय वो फर्दर मूव कर गए पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। द शतपथ ब्राह्मण refers to the expansion of Aryans to the eastern Gangetic plains। एक सवाल क्या हो गया, कहां इसका जिक्र हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इस बात का जिक्र हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में इस बात का जिक्र हुआ है कि जो एक्सपेंशन है आर्यंस का ईस्टर्न साइड डेवलप हो गई। तो सेवरल जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स थे और किंगडम्स थे जिनका मेंशन हुआ है इन लेटर वैदिक पीरियड, उसमें वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लेटर वैदिक पीरियड क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम। ऋग्वेद के समय में, अर्ली वैदिक पीरियड में लार्ज किंगडम नहीं थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज किंगडम बनने लग गए। कुरु एंड पांचाल, ये दो किंगडम शुरू में फ्लोरिश किए। परीक्षित एंड जन्मेजय, परीक्षित एंड जन्मेजय फेमस किसके थे? कुरु किंगडम के। जावाली वॉज द किंग ऑफ द पांचाल। आप नाम लिखिए इसका, परीक्षित एंड जन्मेजय फेमस रूलर्स ऑफ द कुरु किंगडम। प्रवहन जयवाली, जयवाली अभी हिंदी में जावाली लिखते हैं। वॉज अ पॉपुलर किंग, किसके? एक पांचाल के। पॉपुलर किंग ऑफ पांचाल। इसका और किंगडम क्या था? कोशल, काशी, विदेह, ये भी उस समय प्रोमिनेंट में है, वो उनके बारे में पता होगा। जो फेमस रूलर ऑफ काशी अजात शत्रु। जनक किंग ऑफ विदेह, जहां की कैपिटल मिथिला थी। जो जनक का जो किंगडम था, जहां की किंगडम, जहां का कैपिटल मिथिला थी, उनके कोर्ट में कई स्कॉलर थे। याज्ञवल्क, इस बड़ा अच्छा हो गया। याज्ञवल्क किसके कोर्ट में थे? जनक के कोर्ट में याज्ञवल्क थे। मगध, अंग, वंग, इनके बारे में ऐसा लगता है जो ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम थे। मगध, अंग, वंग, ये हमने अपना पहला लेक्चर लिया था। हमने आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की कि हाउ ज्योग्राफी इज इम्पैक्ट इन हिस्ट्री। नाउ व्हेन यू मूव, आपके दिमाग में चीज चलनी चाहिए, सवाल आ भी सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट किंगडम कौन से थे? मगध, अंग एंड वंगा। लेटर वैदिक टेक्स्ट है, ये रिफर करते हैं डिवीजन ऑफ इंडिया को, आर्यवर्त नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, दक्षिणापथ सदर्न इंडिया।
तो जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो भारत को तीन भागों में बात करता है। आर्यावर्त, विच इज नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश, विच इज सेंट्रल इंडिया, दक्षिणापथ, विच इज सदर्न इंडिया। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का, तो लार्जर किंगडम फॉर्म किए गए ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। मेनी जना और ट्राइब्स, कई जन और ट्राइब्स थे, वो एमलगेमेट कर गए टू फॉर्म द जनपदास, जनपद को या राष्ट्र को फॉर्म करने के लिए। तो लेटर वैदिक पीरियड में एक हमको महत्वपूर्ण पद्धति दिखती है, वी आर एबल टू सी वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट द लार्जर किंगडम्स ऑफ फॉर्म एंड मेनी ट्राइब्स आर amalgamated टू फॉर्म ए लार्ज किंगडम। इसलिए जो रॉयल पावर थी, जब आप लार्ज किंगडम बनाओगे तो रॉयल पावर क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी along with the increase of the size of kingdom। अगर किंगडम की साइज इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, उस किंगडम की पावर भी बढ़ेगी। अब किंग क्या करता था, वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म करता था, सेक्रीफाइसेस करता था। क्यों करता था, व्हाई ही इज डूइंग दिस, व्हाई किंग वेरियस फंक्शंस को, सेक्रीफाइसेस को क्यों करता, उसका रीजन क्या था, तो स्ट्रेंथन इस पोजीशन, और उसकी इस पोजीशन को स्ट्रेंथ करने में जो पुरोहित थी उसकी भूमिका हुआ करती थी। तो राजा पे देवत्व का आरोप होने लगा, राजा बिकेम लाइक ए गॉड। तो जो किंग जब 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 किंग परफॉर्म कर रहा है वेरियस रिचुअल्स को, सेक्रीफाइस को, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए रासु, अश्वमेध और वाजपेयी तीन यज्ञ करने लगा। रासु एक होता था जो कंसिक्रेशन सेरेमनी, राजा जैसे ही सत्ता प्राप्त करता था राजसूत, सत्ता प्राप्त करते ही, सत्ता प्राप्त करने के बाद राजा एक राजसूय करता था, कंसिक्रेशन सेरेमनी। अश्वमेध, दूसरा अश्वमेध और सेक्रीफाइस, अश्वमेध यज्ञ प्राय बहुत ही लैविश होते थे। तीसरा वाजपेयी, वाजपेयी क्या था, चैरियट, चैरियट रेसिंग होती थी। तो तीन हो गए, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी। तो राजसूय कब करता था, राजा सत्ता प्राप्त करने के बाद, इट इज द कंसिक्रेशन सेरेमनी। अश्वमेध और सेक्रीफाइस, वाजपेयी चैरियट रेस। जो किंग था वो एज्यूम करता था, टाइटल करता था, एक बड़ी बड़ी टाइटल यूज करता था, बड़ी बड़ी टाइटल आने लग गई, महामंडलेश्वर, पृथ्वी का स्वामी, राज विजय, अला, पृथ्वी भूपति, कई कई टाइटल आने लग गई। तो जो वो अपने को लॉर्ड ऑफ ऑल कहने लगा, सोल रूलर कहने लगा, एक राज कहने लगा, सम्राट कहने लगा। तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो गए एडमिनिस्ट्रेशन में इन कंपैरिजन टू द अर्ली वैदिक पीरियड। जो एग्जिस्टिंग पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण, तीन इंपॉर्टेंट थे जो अर्ली वैदिक के, पुरोहित, सेनानी एंड ग्रामीण। दे इंक्लूड द ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर। तो क्या हो गया, एडिशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में फर्क आने लगा। तो जो इंक्लूड करने, ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर, जो राजा का संदेश वाहक हुआ करता था। लोअर लेवल पे, जो निचला लेवल था, द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय द विलेज असेंबलीज। जो गांव की समितियां थी वह एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ समिति एंड द सभा, it has been diminished during the later Vedic period, which was very important prominent in the early Vedic period। इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी, जो आयरन था उसका बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया। इस पीरियड में आयरन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इसने फॉरेस्ट को क्लियर किया।
अगर आप देखें तो बड़े राजवंशों की स्थापना में, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिग एम्पायर, द आयरन हैज प्लेड a very important role. It has cut down the trees, jungle, and made a lot of difference. उससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लैंड कल्टीवेशन में आ गई। जब ज्यादा लैंड कल्टीवेशन में आने लग गई तो एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन। पहला जो ऑक्यूपेशन कैटल रीयरिंग हुआ करता था वह रिप्लेस हो गया। नाउ एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशन, और इम्प्रूव टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स वेर यूज फॉर द कल्टीवेशन बिसाइड्स बर्ले, राइस एंड व्हीट जो ग्रो किए जा रहे थे। नॉलेज ऑफ, उसके साथ वो खाद का, मैन्योर का नॉलेज हो गया। जब खाद का नॉलेज हो गया, उनकी जो उत्पादकता है इंप्रूव कर गई। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकेम मोर वेरी एंड देयर वाज अ ग्रेटर स्पेशल, उसमें क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, विशिष्टीकरण आ जाएगा। उसमें विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन आने लगा। मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, ये सारे के सारे बहुत प्रोग्रेस करने लगे। इंटरनल ट्रेड तो था, इंटरनल ट्रेड तो फॉरेन ट्रेड भी इनके स्टार्ट हो गए और एक्सटेंसिव स्टार्ट हो गए। जो लेटर वैदिक पीपुल है वह फेलियर हो गए सी से, वो ट्रेड करने लगे विद कंट्रीज लाइक बेबीलोन। एक क्लास ऑफ हेरिटेज मर्चेंट्स बढ़िया एग्जिस्टेंस में आने लग गए। वैश्य ऑल्सो कैरी ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, वो अपनी ट्रेड और कॉमर्स कैरी ऑन करने लगे। उन्होंने अपने को ऑर्गेनाइज किया एक गिल्ड में, एक गिल्ड सिस्टम का, एक व्यापारियों की गिल्ड सिस्टम का प्रादुर्भाव होने लगा। दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे गना। निष्क जो ऋग्वैदिक समय का एक सिक्का था, देयर वाज वन मीडियम एक्सचेंज ऑफ निष्क ऋग्वैदिक पीरियड में। गोल्ड और सिल्वर कॉइन, शतमान एंड कृष्णाला, शतमान एंड कृष्णाला, शतमान एंड कृष्णाला। शतमान क्या था, शतमान था चांदी का, सिल्वर। शतमान था चांदी का, सिल्वर। और कृष्णमाला, तो उन्होंने कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर एंड शतमान एंड कृष्णाला, दो और उन्होंने। तो उन्होंने गोल्ड, जो आपने ऋग्वैदिक टाइम में एक आपने निश देखा जो गोल्ड का था, उसके साथ साथ सिल्वर कॉइन्स लाइक शतमाला एंड कृष्णाला भी यूज होने लगे, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। जो सोशल लाइफ थी, अगर हम इनकी सोशल लाइफ देखें, जो सोशल लाइफ थी ऋग्वैदिक लेटर वैदिक पीरियड की, जो 4 डिवीजन, जो सोसाइटी का डिवीजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, वह इस्टेब्लिश हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में जो एक वर्ण का डिवीजन था, इट हैज बीन स्टार्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। जो 2 हायर क्लास थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो प्रिविलेज को एंजॉय करते थे और वह प्रिविलेज को डिनाई करते थे वैश्यास को और शूद्रास को। A Brahman occupied a higher position than a Kshatriya, but sometimes Kshatriya claims a higher status for the Brahmins. कई सब कास्ट उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे अपीयर करने लगे। In the family, the power of the father increased in the later Vedic period. There was no improvement in the status of women. They were considered the inferior and subordinate to men. ये अर्ली वैदिक पीरियड में भी था। वुमेन ने, जो वुमेन की पॉलिटिकल राइट हुआ करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, दे हैव लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। चाइल्ड मैरिज कॉमन होने लगा। अगर आप ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ें, अकॉर्डिंग टू ऐतरेय ब्राह्मण, एज पर ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऐतरेय ब्राह्मण पढ़े, अकॉर्डिंग टू ऐतरेय ब्राह्मण,
ए डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सोर्स ऑफ मिस्ट्री। फिर अच्छा सवाल हो गया कि किस वैदिक काल के टेक्स्ट में लिखा गया है कि डॉटर इज ए सोर्स ऑफ मिस्ट्री। कहाँ है? एथनी ब्राह्मण। इसके बाद हाउ वेयर द वोमेन इन द रॉयल हाउस होल्ड एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस। लेट्स सी द रिलीजियस पार्ट। गॉड ऑफ द अर्ली जो वैदिक पीरियड का था, इंद्रा एंड अग्नि अपना इंपॉर्टेंस लूज कर गए। तो गॉड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्रा एंड अग्नि लॉस देयर इंपॉर्टेंस, अपनी वह अपना महत्व खो गए। प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना है, वह संकल्पना आपको सामने दिखना शुरू हो गई है कि प्रजापति क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर। यह प्रोमिनेंट होने लगी लेटर वैदिक पीरियड। सेक्रीफाइस वेयर स्टिल इंपॉर्टेंट। सेक्रीफाइस जो था, जो बलि देने की प्रथा थी, वो अभी इंपॉर्टेंट थी। एंड रिचुअल्स उसके साथ और जुड़ने लगे। मोर रिचुअल्स आर स्टार्टेड टू बी कनेक्टेड, और वो और इनोवेट होने लग गए। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइन एंड सेक्रीफाइस इंक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, दो कॉन्सेप्ट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स, जो हमारा अर्ली वैदिक का टाइम था उसमें प्रेयर का इंपॉर्टेंस था, वह डिक्लाइन करने लगा और सेक्रीफाइस इंक्रीज करने लगा। जो प्रीस्टहुड था, पुरोहित का व्यवसाय होने लगा। प्रीस्ट बिकेम ए प्रोफेशन, और हेरिटी आनुवंशिक होने लगा। The formula for sacrifice it were invented and elaborated by the priestly class. इसलिए towards the end of this period, there was a strong reaction against the priestly domination and against sacrifice and ritual. यहीं से बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज स्टार्ट होता है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के पीछे यह जो पुरोहितवाद की संकल्पना है, सेक्रीफाइस रिचुअल्स थे, उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अगर हम देखें उपनिषद में, जो हिंदू फिलॉसफी का इसेंस है, इट टर्न अवे फ्रॉम द यूजलेस रिचुअल्स एंड इंसिस्ट ऑन द नॉलेज। ज्ञान पर नॉलेज पर उपनिषद जोर देने लगा, और इस बात से वो दूर हटने लगा कि आप किसी भी तरह से कहते हैं रिचुअल्स की बात करें, और वह इंसिस्ट करने लगा नॉलेज के ऊपर। ये आपके बेसिक नॉलेज हो गए, किसपे? आपके वैदिक काल पे आपका ये बेसिक नॉलेज है। मेरे ख्याल से ये बेसिक नॉलेज आपको, अगर हम थोड़ा और देखें कि जो रामायण और महाभारत है, थोड़ा हम इसके इपिक को देखें कि रामायण और महाभारत जो दो इपिक हुए, जो घटनाएं हुए, जो 1000 से 700 ईसा पूर्व के बीच घटी कही जाती है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हमारे जनमानस को किया। अगर हम ऋग्वेद के समय के आर्यों के भौगोलिक ज्ञान को देखें, इफ वी सी द ज्योग्राफिकल नॉलेज जो ऋग्वेद के समय का था, के समय के ज्योग्राफिकल नॉलेज को देखें, तो ऋग्वेद के समय के आर्यों का भौगोलिक ज्ञान क्या था? अगर हम ऋग्वेद की ऋचाओं को देखें, किसी द राइम्स ऑफ ऋग्वेद, तो उसमें कई नदियों का वर्णन मिलता है। तो ऐसा मिलता है कि जो ऋग्वेद के समय में थे, वे पंजाब की नदियों का वर्णन ज्यादा करते थे। जो अभी हाल में मैंने आपको जिक्र किया, पंजाब की 5 नदियां थी और 2 नदियां इंडस और सरस्वती थी। तो ऋग्वेद के समय लगता है कि जो हमारे आर्य थे, वह दिल्ली और पंजाब से आगे नहीं बढ़ सके थे। तो वह पूरी की तरफ उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ था। बाद के अगर वैदिक स्रोत को देखते हैं, जब हम 2 महाकाव्यों को देखते हैं, द एपिक, द रामायण एंड महाभारत, तब हमको ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी होती है। तो जो हमारा ऋग्वेद का अध्ययन है, वह बहुत लिमिटेड देता है कि आर्यों को सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक की जानकारी। अगर लोहे का इस्तेमाल कब स्टार्ट हुआ? 808 लो आयरन का इस्तेमाल कब हुआ स्टार्ट? 800 BC। 800 ईसा पूर्व में आयरन का इस्तेमाल आरंभ।
तो 800 ईसा पूर्व के पहले आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। जो हस्तिनापुर में जो जो खुदाई हुई से लगता है कि 700 बीसी के आसपास आयरन यूज में लगा। अब उस समय अगर ऋग्वेद की बचाव में एक युद्ध आता है, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध, दशराज युद्ध। इसका जिक्र कहाँ है? ऋग्वेद की ऋचाओं में दशराज युद्ध का जिक्र है। कहा जाता है सुदास, जो एक पश्चिमी राजा, एक वेस्टर्न किंग थे। सुदास पश्चिमी पश्चिमी पंजाब के एक जन राजा थे और विश्वामित्र इनके पुरोहित थे। एंड विश्वामित्र इनके पुरोहित हुआ करते थे। तो जो दशराज युद्ध था, जो सुदास एक राजा थे, विश्वामित्र उनके मुख्य पुरोहित थे, जिन्होंने सुदास की बहुत मदद की है, लॉर्ड सुदास टू विन वेरियस बैटल। लेकिन सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना गुरु बना दिया। सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया और विश्वामित्र को हटा के सुदास को अपना गुरु पुण्य बना दिया। इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और 10 जनों का संघ, 10 जनों का संघ, 10 जन, 10 जन्स का उन्होंने एक एसोसिएशन बनाकर, एक संघ बनाकर उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन जीत किसकी? सुदास। तो एक क्या सवाल तैयार हो गया? व्हाट इज द दशराज युद्ध? अगर हम अर्ली वैदिक टाइम के, ऋग्वैदिक टाइम के झगड़ों को देखें, इफ यू सी द स्ट्रगल इन द अर्ली वैदिक पीरियड इज मेनली फॉर द कैटल, जो पशुओं की चोरी होती थी, उसके कारण पशुओं की चोरी और भूमि संबंधी झगड़े, दो झगड़े हुआ करते थे। उस समय जो आर्य थे वह अनार्य जातियों क्या कहते थे? पणी या दास, पणी या दास। अनार्य जातियों क्या बोलते थे? अनार्य जातियों क्या बोलते थे? पणी, पणी या दास। ये अनार्य जातियों को या पणी बोलते थे या आर्य बोलते थे। अब पणी क्या थे? ये दुखदाई थे, क्योंकि वो पशुओं की जो पणी थे, दास थे, ये पशुओं को चुरा जाते थे। स्टील कैटल। और जो ये कैटल थे, दे आर द मोस्ट ट्रेजर्ड इशू ऑफ द आर्यस। ये आर्यों के सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करते थे। इसके अलावा क्या थे? जो पनी थे, दास थे, वह विचित्र देवताओं की पूजा करते थे। दे वर्शिप डिफरेंट टाइप ऑफ द गॉड्स। तो अगर हम देखें तो जो आर्य संस्कृति है, कई मामलों में यह पिछड़ी संस्कृति है। इफ वी कंपेयर विद द हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मच मोर एडवांस इन कंपेरिजन टू द आर्यन कल्चर। अब अगर आर्य को देखें, आर्य जैसे इंडिया में आए, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ये आर्य जब इंडिया में आए, उनका मुख्य काम क्या था? सिर्फ कैटल रियरिंग, पशु रखते थे, उनका उत्पन्न करते थे, और उनका पशु पालन ही महत्वपूर्ण। जो कैटल रियरिंग है, इट वाज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो गाय क्या थी? गाय एक मूल्य का माप थी। इट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो। इसको क्या बोलते? गविष्ठी। इसको बोलते हैं गविष्ठी। एक शब्द है गविष्ठ। तो एक सवाल क्या हो गया? व्हाट इज गविष्ठी? गविष्ठी क्या? व्हाट इज गविष्ठी? व्हाट इज गविष्ठी? तो एक शब्द आता है गविष्ठी, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना, टू सर्च द काउ। इसका मतलब क्या हो गया? युद्ध करना, टू वॉर। जब इनकी गायों की चोरी हो जाती, when the guys when the cows were steal, then they started attacking and going for the war। तो बहुत से युद्ध इसलिए लड़े गए क्योंकि गायों का अपहरण। देखिए,
cows were kidnapped or steal by the different guys. अब जैसे मैंने पहले बात कहा कि सामान्य रूप से गौ मांस खाना वर्जित था. There was prohibition for the cow meat, but on special occasion, विशिष्ट अवसरों पर गाय के मीट को गाय को पसंद करते थे. जो अब आर्यों के जीवन में लकड़ी का विशेष महत्व था. The wood has a very important place in the life of the Aryans. इसलिए यह वनों को जलाने की अपेक्षा भूमि को साफ करना चाहिए. Just see the assertion and reason question from this sentence. आदमियों के जीवन में लकड़ी का विशेष महत्व था, इसलिए वनों को जलाने की अपेक्षा उन्हें काटना संभवतः भूमि साफ करने की अधिक सामान्य विधि थी. Aryan has a special status of wood in his life, therefore they prefer to cut down the tree in place of burning it. पहले गांव में जब स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, जब स्टार्ट हुआ तो गांव जो है साझी संपत्ति हुआ करती थी. लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, जब गांव में इकाइयां, जब पारिवारिक इकाइयां बढ़ने लग गई, जन इकाइयां समाप्त होने लग गई, तो गांव की जो साझी संपत्ति थी उस कॉन्सेप्ट का, जो एक गांव की कंबाइंड जो एसेट लैंड हुआ करता था, उसके स्थान पर पर्सनल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आने लग गई. निजी संपत्ति का जन्म लगा. इस निजी संपत्ति के जन्म के कारण टू द राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनल एसेट, to have more and more land, it has been started in the mind of the people. और संपत्ति की झड़ें होने लगे, उत्तराधिकार का प्रश्न सामने आने लग गया, और कृषि को जब मुख्य व्यवसाय के रूप में अपना लिया गया, when they have accepted the agriculture, when they have proceeded towards the agriculture as the main occupation, then ancillary occupations, जो कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय थे, उनका विकास, the development of the occupation associated with agriculture has been taken place. उसी समय बढ़ई जो कारपेंटर था एक बहुत अधिक सम्मानित सदस्य बन गया, क्योंकि वह रथ बनाता था और हल बनाता था. He made the chain also, made the plow also. और जंगल से ज्यादा लकड़ी प्राप्त होने के कारण, because a lot of the timber was available in the forest, therefore it has become a very profitable business. और इसने बढ़ई के व्यवसाय को एक गौरव प्रदान किया. It has given a pride to the occupation of the carpenter. अब इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए प्रेम से सवाल कि बढ़ई का जो व्यवसाय है, कारपेंटर, why got a very important prominence in the Vedic period. अब ग्राम समुदाय को जो और अनुसार, अब जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा था, कृषि के विकास से जुड़े सारे, जैसे क्या कारपेंटर, दूसरा जो धातुकार थे, जो मेटल में काम करते थे, जो तांबे में, कांसे में, लोहे में, कुम्हार, चमड़े का काम करने वाला, जुलाहे, वीवर, सबके बारे में सबकी आवश्यकता सबकी महसूस होने लग गई. अब कृषि ने क्या किया? When we started developing the agriculture, कृषि ने व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया. The agriculture has also accelerated the process of the trade and commerce. अब जो अधिक समृद्ध भूपति थे, जिनके पास जो समृद्ध लोग थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जो खेती करने के लिए श्रमिकों को रख सकते थे, who can employ the worker for the agriculture. यहां से व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ, यहां से ट्रेडिंग कम्युनिटी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. क्यों? वाई? इनके पास टाइम भी था और कैपिटल भी था. फॉर द एग्रीकल्चर दे कैन एम्प्लॉय द लेबरर्स.
So they don't need to have so much time to invest in agriculture. So they have the time also because they are big landlord. Therefore, जब जमीन ज्यादा थी, खेती से पैसा ज्यादा, तो कैपिटल भी था, तो they have time also and they have capital also. इसलिए एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का जन्म होना स्टार्ट हो गया. और हम अगर ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में शिप्स, जलयान का भी जिक्र है और समुद्री यात्राओं का भी जिक्र है. इट कैन नॉट बी ए सिंपली ए ड्रीम. एक कपोल कल्पनाएं नहीं हो सकती. निश्चित रूप से उनको समुद्र का भी ज्ञान रहा होगा और समुद्री यात्राएं भी करते रहेंगे. अब चूंकि आर्यों का जो शिल्प विज्ञान था, जो उनका जो शिल्प विज्ञान था, जो उनके आर्ट था, वह उतनी स्थानीय बहुत ही उन्नत अवस्था में नहीं था. इट वॉज नॉट वेरी एडवांस. देयरफॉर द ट्रेड में बी लोकल. इसलिए जो उनका व्यापार है वह स्थानीय रहा होगा. इस समय व्यापार का स्तर था. इफ वी सी द डीपर इकोनॉमिक एस्पेक्ट, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज लिमिटेड. इसलिए वस्तु का लेन देन, विनिमय होता था, वस्तु बार्टर सिस्टम हुआ करता था. बड़े सौदों में जो वो बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, बिग ट्रांजैक्शन, जो काऊ थी, गाय, वह एक यूनिट थी फॉर एक्सचेंज. अब चूंकि काऊ इज द यूनिट ऑफ एक्सचेंज फॉर बिग ट्रेडिंग एक्टिविटी, देयरफॉर they cannot have the transaction for the far places. दूर की जगहों पर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था क्योंकि बड़े सौदों में गाय एक एक्सचेंज का माध्यम थी. इसलिए जो व्यापारी थे वो बहुत दूर देश में व्यापार नहीं कर पाते थे. इस हैंडीकैप. अगेन यू जस्ट सी हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. मूल्य, जैसे हमने अभी पहले बताया कि जो निष्प का उल्लेख मिलता है, निष्प मूल्य की माप के रूप में, बाद में यह स्वर्ण मुद्रा के रूप में प्रयोग में लगा. लेकिन संभवतः शुरू में यह सोने का ही माप रहा होगा. अगर हम इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, लेट्स पेनिट्रेट बिट मोर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो कुल के समूह, बेसिक यूनिट क्या थी? कुल वाज द बेसिक यूनिट. तो जो कुल एक बेसिक यूनिट थी, इनका जो समूह था, वहां से बनता है जन. जब कई कुल बनते हैं, लॉट कुल आर मीटिंग टुगेदर, एमएलगेटिंग, तो वहां से एक जन का प्रादुर्भाव होता है. और जन का प्रधान है कि जो जन का हेड प्रधान, यह जन नेता होता था. जैसे जैसे समाज को संरक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगी, एज द सोसाइटी वांटेड द मोर प्रोटेक्शन, वैसे वैसे ये जो हेड आता था, इसका विशेषाधिकार बढ़ने लगा. भाई, जब आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी, the society was interested to have more and more protection. जैसे जैसे हुआ वैसे राजत्व का विकास हो गया. राजा का जो किंग था, उसका अधिकार, उसका हैसियत, उसका स्टेचर वो बढ़ने लगा. लेकिन राजतंत्र का जो विकास है ऋग्वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में, ये बहुत ही फास्ट नहीं हुआ है. इट वॉज कंट्रोल्ड बाय सभा एंड समिति, which was lost its stature in the later Vedic period. That's why in the later Vedic period, the concept of the king was much more important in comparison to the early Vedic period. अब अगर हम सभा समिति देखें तो जितना हमने पहले जिक्र किया है, उससे ज्यादा इनके काम के बारे में मिलता नहीं है, उतनी ही ज्यादा जानकारी मिलती है. अब हम देखते हैं जो वैदिक राजा होता था प्रारंभ में, इनिशियल में, वह क्या होता था? वह एक सैनिक नेता होता था. He was a military commander. जिससे राजा बने रहने के लिए, to become a king, he should have the capability of a warrior. Because society wanted protection. And only a warrior can give the protection. He has to be expert in the war. And the king was getting voluntary contribution from the people for the protection accorded by him.
वह किसी नियमित कर की मांग नहीं कर सकता और न ही उसे भूमि पर अधिकार प्राप्त था। The king cannot ask the regular tax. The regular taxation practice was not there, and he was having no control over the land. जब वो कोई लूट करता था पशुओं की, वह कैटल को से लूट की कैटल की या कोई युद्ध जीता, तो वह जो लूटता, जो लूट का माल था उसका एक अंश वो प्राप्त करता था। और धार्मिक क्षेत्र में इन रिलीजियस एस्पेक्ट इसका जो रोल था वह जीरो था। वहां पर पुरोहित वॉज हैविंग द प्रोमिनेंस, वहां पर पुरोहित का विशेषाधिकार हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ जब राजा में देवी गुण होने लगा। व्हेन द किंग वाज ट्रीटेड एज ए गॉड, कि वह राजा के गुण उसमें आने लग गए। अब राजा को दैवी गुण कैसे प्राप्त हुआ? कम ऑन दिस आस्पेक्ट, जो डिवाइन पावर है राजा को कैसे प्राप्त? राजा को डिवाइन पावर कैसे प्राप्त हुई? राजा को दैवी गुण प्रदान करने के लिए, टू गिव द डिवाइन पावर टू द किंग, यज्ञ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यज्ञ किया जाते थे। और यह कार्य पुरोहित करते थे। जो पुरोहित क्या है? पुरोहित क्या था? मनुष्य और देवताओं के मध्य वह एक मध्यस्थ था। तो राजा को डिवाइन पावर, टू गिव द डिवाइन पावर टू द किंग, द पुरोहित वॉज द इंस्ट्रूमेंटल। इस विचार को जैसे स्वीकृति प्राप्त हुई कि किंग हैज ए डिवाइन पावर, पुरोहित हैज गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। और यहीं से राजा और पुरोहित के मध्य के अंतर संबंध, a direct relationship between the king and Purohit has been started from this point of time, because Purohit was instrumental to give the divine power to the king. That's why the king was dependent upon Purohit. और जो राजपद को जो जो किंगशिप की जो चेयर एंट्री हुई, इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम हियर। और सभा और समिति की स्टेचर का जो डिमिनिशन हुआ, इट हैज बीन आल्सो टेकन प्लेस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। वह राजा के ऊपर नियंत्रण रख सकती थी, लेकिन निर्णायक सत्ता राजा के पास थी। अब राजा को मुख्य आधार बनाकर, राजा को द किंग वॉज द बेसिकली उसको आधार बनाकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इसका का स्टार्ट हुआ, सूत्रपात हुआ। एक राज्य में जिसे राष्ट्र कहते थे, जन्म विश्व ग्राम में जन्म विश्व ग्राम होते थे। कुल उसका आधार होता था। कुल का हेड कौन होता था? उसका एल्डेस्ट मेंबर, जो था सबसे बड़ा आदमी, उसको हम बोलते हैं कुल। और जन के वृद्ध सदस्यों की एक संस्था होती थी जो जो गांव के कामों में सहायता देती थी। पुरोहित, ज्योतिष, जो पुरोहित था, ब्राह्मण था, ज्योतिष था, परामर्श दाता था, तो राजा उस पर काफी निर्भर हुआ करता था। और गुप्तचर और संदेशवाहक, दो और संस्थाएं एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड थी। अगर हम इनके सोशल स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, जब आर्य भारत में आए, व्हेन दे केम इन इंडिया, तो तीन सामाजिक वर्ग बने: योद्धा, कुलीन, पुरोहित एंड द कॉमन पीपल। एक बना दिया योद्धा या कुलीन, एक तो नोबल क्लास बना जिसमें योद्धा होते थे, दूसरा पुरोहित हुआ, थर्ड कॉमन। वर्ण चेतना, जो हमारा एक वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। इट वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस। अगर एक आप पढ़े, शुरू में कहा जाता है कि आपने पढ़ा होगा कि मैं चारण हूँ, मेरा मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ अनाज पीसती है। सो क्या हुआ? एक परिवार के अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यवसाय थे, लेकिन जाति के लिए जो वर्ण का, जो जाति और वर्ण का कॉन्सेप्ट है, तो जाति के लिए जो प्रयुक्त हो रहा था शब्द वर्ण, इसका मतलब कलर था, रंग से था। जो आर्य थे, द्विज थे, वो दो बार जन्म लेते थे। एक बार भौतिक जन्म
दूसरा संस्कार, वो दीक्षित किया जाता है। अब जब वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन कैसे मिला, हाउ द वर्ण व्यवस्था हैज बीन इंकरेज्ड, जिस प्रक्रिया ने किसानों को शुद्ध बना दिया, जो लेबर क्लास था वो शुद्ध हो गया। जब आर्यों ने अपने पेस्टोरल सिस्टम, बंजारा प्रवृत्ति को खत्म करके एक एस्टैब्लिश सिस्टम को जन्म दिया, खेती बाड़ी को अपनाया, तो क्या हुआ, जो लेबर का स्पेशलाइजेशन था उसकी आवश्यकता महसूस। When they have stopped the pastoral system, बंजारा प्रवृत्ति खत्म हुई, agriculture has become the chief occupation. At that time, they have thought to specialize the working culture. तो उन्होंने काम के बारे में, जो श्रम था, लेबर था, उसको स्पेशलाइज करना शुरू किया। तो जैसे वनों की सफाई, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, धीरे धीरे नए नए वर्ग सामने आए और पुरोहित अपने आप में ही एक वर्ग बन गया। क्षत्रिय मानते थे कि उनका काम है राज्य को नेतृत्व करना, और राजा का उदय, किंग का जो इमर्जेंस था, वह एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में, एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में गया। और यह दावा करने लगे, यह बात सामने आ गई कि राजा को देवत्व प्राप्त हुआ और उसको फर्स्ट स्थान मिल गया, जो वर्ण विभाजन को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त होने लगी। As soon as agriculture has become an important tool, the labor class has been specialized. King has become a very important component, and he was represented as a god to the common people. In that process, Purohit was helping him, and the word व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था जिसको कहते हैं, वो सामने आई। तो जो वर्ण व्यवस्था को जारी रखने के लिए वर्ण को वंशानुगत माना जाता है, और सजाति और विजाति विवाहों के संबंध में विद इन कास्ट एंड आउटसाइड कास्ट, विद इन वर्ण आउटसाइड वर्ण, उसके बारे में एक मैरिज को लेके एक नियम बनने लगे। और वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वह स्थायित्व प्राप्त कर गया। इट हैज बीन टेकन एस्टेब्लिशमेंट, और कई जातियों का जन्म। जो समाज की इकाई थी वो क्या थी, पितृ सत्ता, पैटर्नल पैट्रियार्की थी। इसीलिए कई घरों को मिला के एक गांव बनाया जाता था, और जो आगे बढ़ते बढ़ते राज्य की संकल्पना पर पहुंचा। थोड़ा हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं, इनका धर्म, थोड़ा धर्म को और समझते हैं थोड़ा। ठीक है, हड़प्पा के पास अपनी लिपि थी, आर्यों के पास कोई लिपि नहीं। तो वी हैव नो ट्रेसेस ऑफ एनी राइटिंग्स ऑफ द आर्यंस। अब जो आर्यों का जो प्राचीनतम धार्मिक विचार था, अगर देखें, वह उन शक्तियों को पूजा करते हैं। दे ट्राई टू वर्शिप दोज पावर्स which cannot be controlled. इंद्र एक अवतारी पुरुष हो गया, वह शक्ति का देवता था, वह युद्ध में आगे रहता था। वर्षा जो रेन गॉड, जो रेन गॉड था। अग्नि क्या था, ईश्वर और कहते हैं गॉड बीच एक मेडिटेशन था। लेकिन जो भी धार्मिक आर्यों के धार्मिक विचार थे, उनका जो सेंट्रल पॉइंट था, केंद्रीय तत्व, वह क्या था, वह यज्ञ में विश्वास, बिलीफ इन यज्ञ। छोटी आहुतियां केवल पारिवारिक तक सीमित थी, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ राजा किया करते थे। और यज्ञों के आयोजन में पूरी कॉमन मैन, सब लोग शामिल होते थे। जो जो आर्यों की यज्ञ प्रथा का विकास था, वो जो हमारा जो प्रिमिटिव टाइम का जो सिस्टम था, जो आदिम समय से चली आ रही परंपराएं थी, उसी का विकास था। जो मृत्यु के पश्चात जीवन की कल्पना, पाप और पुण्य के लिए पुरस्कार, जो आदमी सिन करेगा ही विल गो टू हेल। वहां पर किसका राज है, वरुण का।
तो नरक का राजा कौन है? वरुण। हेल का स्वामी कौन है? वरुण। और जो आदमी पुण्य करेगा, अच्छा काम करेगा, वह स्वर्ग को जाएगा। आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत भी, द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल भी इस काल में आने लगता है। और आत्मा के पुनर्जन्म का विचार इस समय तक पूरा स्पष्ट नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट वेरी क्लियर, बट इट हैज बीन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। इस समय कुछ लोग सन्यासी होने लगे थे, जिनका उद्देश्य था कि अपने को कंट्रोल करके वाया मेडिटेशन वह रहस्यमय चमत्कारिक शक्तियों का वो कहते हैं एक सुप्रीम पावर को प्राप्त कर जाएंगे, और वो समाज से अपना संबंध अलग अलग। मेरे ख्याल से आपका हो गया ये। मैंने काफी कोशिश की कि आपका वैदिका हो जाए। विल सी यू सून अगेन। बाय।